Hello and welcome to ABSA's Accounts and Eco Junction. Here we are covering the syllabus of accountancy and economics of class 11th and 12th. So if you want the full coverage of your syllabus, then do subscribe this channel and stay tuned. So topic for today is introduction to macroeconomics again, and this is the part 3 of the video. Okay, so introduction to macroeconomics. In this part we are going to study two topics, that are sectors of economy and the Great Depression. What are the sectors of economy और Great Depression एक्चुअल क्या है, एक्चुअल में क्या है. ठीक है, बहुत लोगों के मुंह से सुनने को तो मिलता है ग्रेट डिप्रेशन में क्या हुआ था, ये हुआ था, बट फैक्ट्स लोग नहीं जानते. ठीक है, तो कुछ फैक्ट्स पे बात करेंगे. ठीक है, लेकिन पहले सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी कंप्लीट करते हैं. देखो, एक इकोनॉमी जो चलती है ना, वो ऐसे ही नहीं चलती. एक इकोनॉमी के अंदर सेक्टर्स होते हैं. ठीक है, आपने सुना होगा इस सेक्टर में कमी आ रही है, इस सेक्टर में अच्छा हो रहा है. ठीक है, वैसे तो अगर डिवाइड करें तो हम बहुत सारे सेक्टर हो जाएंगे. एग्रीकल्चरल सेक्टर भी है, बहुत सारे सेक्टर हो जाएंगे. ठीक है, एजुकेशनल है, ये सब कुछ. लेकिन मेनली जो हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हुए करते हैं वो हम 4 सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं एज पर योर क्लास 11th एंड 12th. ठीक है, देखिए 4 सेक्टर्स जो होते हैं. पहला हो गया आपका हाउस होल्ड सेक्टर. हाउस होल्ड सेक्टर कौन है? हाउस होल्ड सेक्टर हम लोग, हमारे घर, जो इतने सारे घर हैं, ये भी तो बहुत बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंगेज होते हैं. जो आपके हाउस होल्ड होते हैं बहुत बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंगेज होते हैं कि नहीं होते? सब सारे हाउस होल्ड डिमांड करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, और वो गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदते हैं जा करके मार्केट में. तो ये हाउस होल्ड का बहुत बड़ा खेल है इसमें. ठीक है, उसके बाद आता है फर्म्स. जितने भी बिजनेस चल रहे हैं आपके इसके अंदर, जितने भी बिजनेस चल रहे हैं पूरी इकोनॉमी के अंदर, ठीक है, तो वो आते हैं. उसके बाद गवर्नमेंट, जो कि बहुत कहेंगे इंटेग्रल पार्ट होता है. ठीक है, जो जिसका होना बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है, क्योंकि ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंगेज होती है. सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी सारे के सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंगेज होंगे. ठीक है ना, गवर्नमेंट बहुत बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शंस करती है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी उससे भी होती है, लोगों को काम मिलता है. ठीक है, पैसा खर्च होता है. उसके बाद एक्सटर्नल सेक्टर होता है. एक्सटर्नल सेक्टर को आप फॉरेन सेक्टर भी बोलते हो या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी बोलते हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सेक्टर भी बोलते हो. ठीक है, तो सबसे पहले हाउस होल्ड के बारे में मैं आपको बताऊंगा. हाउस होल्ड एक्चुअल में क्या करते हैं. देखो, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं कि पहले समझ लो चीज को, उसके बाद आप केपेबल हो जाते हो खुद अपने वर्ड्स में लिखने के. बस कुछ कीवर्ड्स पकड़ने पड़ते हैं. ठीक है ना, आप इकोनॉमिक्स लिख रहे हो तो उसमें साइंस की टर्मिनोलॉजी तो यूज करोगे नहीं, आप इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी यूज करनी पड़ेगी. तो कुछ कीवर्ड्स पकड़ने पड़ते हैं, उस हिसाब से आपको लिखना पड़ता है आंसर. ठीक है, तो बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, इसे आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो. ठीक है, हाउस होल्ड्स इंडिविजुअली टेक डिसीजन रिगार्डिंग देयर इकोनॉमिक एक्टिविटी. अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी का खुद डिसीजन लेते हैं. आप खुद एक हाउस होल्ड हो, आपका घर एक हाउस होल्ड है, और अपने आसपास आप देखते होंगे उनके अपने डिसीजंस होते हैं. कैसे डिसीजंस होते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी के? अब अगर किसी को पैसे खर्च करने हैं तो वो अपने हिसाब से खर्च करेगा. अगर वो ठीक ठाक है, मिडिल क्लास है, तो अपने हिसाब से अपने खर्चे डिजाइन करेगा. अगर वो हाई क्लास है तो वो अपने हिसाब से अपने खर्चे डिजाइन करेगा. ठीक है, और पुअर है या फिर लोअर मिडिल क्लास है तो वो अपने हिसाब से खर्चे डिसाइड करता है. तो इसके बारे में जान लेते हैं. लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर आ कहां से रही है? हाउस होल्ड से ही आ रही है डायरेक्टली. जैसे लैंड है, ठीक है ना, लैंड है, किसी के पास लैंड है और कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो वो अपनी लैंड ही तो लगा रहा है ना, बिजनेस की लैंड थोड़ी लगा रहा है, अपनी लैंड लगा रहा है. मान लो कोई बड़ा बिजनेसमैन है, वो किसी किसान के पास गया जिसके पास बहुत सारी जमीन है, कई 100 एकड़ जमीन है. उसने कुछ एकड़ जमीन मांगी, बोला कि मुझे लीज पे 10 साल के लिए दे दो, मैं एक फैक्ट्री सेटअप करना चाहता हूँ, या फिर मैं एक क्या बोलते हैं प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करना चाहता हूँ, और उसने लीज पे ले ली. तो वो लैंड आई कहां से? किसान के घर से. ठीक है, किसी के भी घर से, हाउस होल्ड से ही डायरेक्टली हमारे पास आता है. ठीक है ना. उसके बाद लेबर. लेबर कहां से आएंगे भाई? अगर काम करना है, फैक्ट्री के अंदर काम चलाना है, प्रोडक्शन करनी है, तो लेबर्स कहां से आएंगी? आसमान से तो गिरेंगी नहीं बारिश बन के. ठीक है ना, लेबर भी घरों से ही आती है. तो डायरेक्टली हाउस होल्ड को हम बोल सकते हैं कि हाउस होल्ड लेबर्स भी सप्लाई करता है. कैपिटल, जो बंदा कैपिटल लगा रहा है वो अपने बचाए हुए पैसों में से लगाएगा. ठीक है ना, अपने बचाए हुए पैसों को लगाएगा कैपिटल बना के अपना बिजनेस करने के लिए कि भाई मैं प्रॉफिट कमाऊंगा, बिजनेस करता हूं. ठीक है, हम लोग भी तो जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं अपने घर से कैपिटल लगाते हैं, है कि नहीं? आप लोगों ने काफी लोगों ने देखा होगा, जो लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो क्या, उनके लिए कोई बाहर से आती है कैपिटल, ये लोग उन्हें इकट्ठा करके देते हैं पैसे की. लो भाई, अगर लोग भी देते तो भी हाउस होल्ड की बात हो जाएगी, वो लोग का भी हाउस होल्ड घर से ही आ रहा है वो पैसा. ठीक है, तो कैपिटल भी इंसान अपनी लगाता है. दैट आल्सो कम्स, दैट कैपिटल आल्सो कम्स फ्रॉम योर हाउसहोल्ड्स. एंड देन कम्स योर एंटरप्रेन्योर.
एंटरप्रेन्योर वो बंदा होता है, एंटरप्रेन्योरशिप शायद हो सकता है आपके पास हो भी, कुछ बच्चों के पास एज अ सब्जेक्ट, तो जिनके पास सब्जेक्ट होगा वो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, उन्हें आता भी होगा, ठीक है, पता भी होगा कि एंटरप्रेन्योर होता क्या है। एंटरप्रेन्योर एक ऐसा बंदा होता है जो एक नए आइडिया के साथ, क्रिएटिव माइंडसेट के साथ मार्केट में आता है, एक नया प्रोडक्ट लेके, ठीक है, नया प्रोडक्ट लेके अपना एक बिजनेस चलाता है, उसे एंटरप्रेन्योर होता है। लेकिन वो आता कहां से है, उसका भी तो कहीं घर होगा, है, रोड में तो रहता नहीं होगा वो, तो हाउस होल्ड से ही आता है आपका एंटरप्रेन्योर। तो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जितने भी हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, आते हैं हाउस होल्ड से ही है, ठीक है। अब आते हैं आपका फर्म्स में। अब देखो यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का भी यूज होने वाला है, इसीलिए मैंने आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इतना डिटेल में समझाया, ठीक है ना। फर्म्स में देखो, कैरी आउट प्रोडक्शन, पहली चीज तो फर्म्स जो होते हैं, बिजनेस होते हैं, हमें कुछ ना कुछ गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, प्रोडक्शन कैरी आउट करते हैं। किसके लिए करते हैं, पूरे मार्केट के लिए, पूरी इकोनॉमी के लिए प्रोडक्शन कर रहे होते हैं वो लोग, ठीक है, उत्पादन कर रहे होते हैं जिसे आप हिंदी में बोलते हो। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो इसमें है, ऑर्गेनाइज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कैसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज करता है, ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर भी है शायद आपका 12th क्लास में, है ना, बिजनेस स्टडीज में या फिर कॉमर्स में, अगर आईएससी वालों की भाषा में कहें तो, ठीक है। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं उनको ऑर्गेनाइज करना, ऑर्गेनाइज किस तरीके से करना, सलीके से लगाना, ताकि वो क्या एफिशिएंटली यूज हो पाए और हाई प्रॉफिट यील्ड कर पाए, हाई प्रॉफिट, बहुत ज्यादा प्रॉफिट, है ना, क्योंकि प्रॉफिट मेकिंग मोटिव भी होता है इनका, फर्म्स का हमेशा प्रॉफिट मेकिंग मोटिव होता है, इसीलिए इस बात से नेक्स्ट पॉइंट प्रॉफिट मोटिव आता है, ठीक है। आई होप फर्म्स भी समझ में आ गया होगा। अब गवर्नमेंट की तरफ चलते हैं। गवर्नमेंट क्या करती है, प्रोवाइड लॉ एंड ऑर्डर, ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। गवर्नमेंट का काम ये होता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। एक इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट को इलेक्ट करके इसीलिए भेजा जाता है कि इकोनॉमी की ओवरऑल डेवलपमेंट हो, इकोनॉमी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो, ठीक है, ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी आए, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और इफेक्टिव हो, इंटरनेशनल रिलेशंस अच्छे मेंटेन हो पाए, ठीक है, इसलिए सरकार को सिलेक्ट करके हम लोग पार्लियामेंट में बिठाते हैं। तो गवर्नमेंट का काम यही होता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें। अब बताओ, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है, ऐसा ना हो कि प्रॉफिट कमाने के चक्कर में हम अपने नेचर को इतना एक्सप्लॉइट कर दें, ठीक है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल बच्चों को हमेशा देता हूं, मान लो फर्नीचर बनाने का है हमारी कंट्री में, ठीक है, अगर फर्नीचर बनता है, हम लोग जो है इंडियंस जो है काफी लकड़ी का काम देखते हैं, तो फर्नीचर बनाने के चक्कर में ऐसा ना हो कि अगर लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं होगा तो पेड़ कटते चले जाएंगे, है ना। तो गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है कि कितना पेड़ कटने हैं और जितने पेड़ कटेंगे उसके बदले इतने लाख पेड़ और लगने हैं, ठीक है। अगर पेड़ काटने हैं तो उन्हें और तो अगर ये लॉ एंड ऑर्डर की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। आपकी पुलिस जो आपको रोड में पकड़ लेती है, कभी कभी डंडे भी लगाती है, ठीक है ना, वो भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं, वो भी गवर्नमेंट का काम कर रहे हैं, ठीक है। जो जैसे मतलब ताकि क्राइम ना हो, कुछ गलत ना हो, ठीक है, किसी के साथ कुछ बदतमीजी ना हो, ठीक है, वो करना। उसके बाद आता है आपका स्टेबिलिटी, ठीक है, ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। ग्रोथ कौन लेके आएगी, गवर्नमेंट ही, जो आपका टैक्स कलेक्शन करती है। उसके बाद जो है पूरा का पूरा कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, ठीक है, कंट्री को अच्छे उसकी तरफ लेके जाना। या इससे पहले वाले लेक्चर में भी आपको बता रहा था जिसमें अंडर डेवलप्ड कंट्री को कैसे डेवलप करना है, ये गवर्नमेंट का काम होता है, ठीक है। अंडर डेवलप्ड से डेवलपिंग में ले जाना, डेवलपिंग से रैपिडली डेवलपिंग, रैपिडली डेवलपिंग से डेवलप्ड की ओर ले जाना, ठीक है। उसके बाद डेवलप्ड कंट्री के साथ कंपटीशन करना, भाई वो उतनी डेवलप्ड है, हमें और डेवलप होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से तो गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है ना। उसके बाद अगला पॉइंट है अंडरटेक्स कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, डैम्स एक्सेट्रा फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अब रोड्स और डैम्स हम लोग तो पैसे जमा करके बनाते नहीं है, हाँ, लेकिन ये कह सकते हैं हमारा जो टैक्स का पैसा गवर्नमेंट तक पहुंचता है, ठीक है, जो हम ईमानदारी से गवर्नमेंट को पे करते हैं टैक्स, वो टैक्स जो होता है गवर्नमेंट इकट्ठा करती है, और जब वो पूरा खजाना टैक्स का तैयार हो जाता है उसके बाद गवर्नमेंट उससे साल भर में बजट बना के खर्चा बांटती है कि इतना यहाँ पे लगेगा, इतना एजुकेशन सेक्टर में लगेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट का खर्चा, इसमें भी खर्चा होता ही है, रोड्स बनाने में बहुत पैसा लगता है, लेबर लगती है ना, तो पूरा इकोनॉमिक एक्टिविटी ही है एक तरह से। तो डैम्स, ब्रिजेस, जितनी भी चीजें कंस्ट्रक्शन होती है गवर्नमेंट ही अंडरटेक करती है, ठीक है। ये गवर्नमेंट सेक्टर, ये भी गवर्नमेंट एक सेक्टर इकोनॉमी का बन जाता है। एक्सटर्नल फॉरेन सेक्टर मैनेजेस एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि
आपका जो हमारे पास अबंडेंटली अवेलेबल है कोई भी रिसोर्स, वो रिसोर्स हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं तो हम एक्सपोर्ट करते हैं। अगर किसी और कंट्री के पास कोई और रिसोर्स अबंडेंटली अवेलेबल है तो वो कंट्री और कंट्रीज में उसको एक्सपोर्ट अपनी तरफ से एक्सपोर्ट कर सकती है, लेकिन अगर हमें वो प्रोडक्ट चाहिए तो हमें वो इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से चलता है। तो एक्सटर्नल सेक्टर, मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार और वीडियो रिवाइंड करके देख लेना। एक बार हम चलते हैं इस वाले क्वेश्चन में अब कि डिस्क्राइब द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929। कई क्वेश्चंस में ये 1930 भी लिखा रहता है, ठीक है, कई सारे क्वेश्चंस में 1930 भी लिखा रहता है। उस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना, 1930 कोई अलग डिप्रेशन नहीं था, बात एक ही है वो, ठीक है, एक ही बात है। 1929 हो या 1930 हो, आसपास ही होते हैं, ठीक है ना दोनों। तो ये 1930s का भी पूछ लेता है कि डिस्क्राइब द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s, तो डोंट गेट कंफ्यूज अबाउट दैट, इट इज द सेम थिंग। ओके, तो ये आंसर जो है ग्रेट डिप्रेशन का मैं आपको बता देता हूं, बहुत बड़ा है। ये मेनली ऐसे टाइप आंसर है और इसको हम छोटी सी इसमें कवर नहीं कर सकते, ना ही बोर्ड में मैं इसे लिख सकता हूं। तो अगर आपको शौक है इसे रीड करने का या इसके आपको जानने का मन है इसके बारे में, तो आप लोग देख सकते हैं, गूगल में बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, थोड़ा आपकी मैक्रो की बुक में भी होगा, ठीक है, उसके बारे में पढ़ लेना। तो वो तो पढ़ोगे ही आप, लेकिन यहाँ पे मैं आपको मेन पॉइंट्स जो है वो क्लियर कर रहा हूँ और साथ में समझाता भी रहूंगा, ठीक है। तो अगर आप मेरी बात समझ जाओगे और आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप खुद भी लिख लोगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले ग्रेट डिप्रेशन 1929 में स्टार्ट हुआ था। कहां पे हुआ था? ये वॉल स्ट्रीट में। वॉल स्ट्रीट यूएसए एक फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट है। वॉल स्ट्रीट जैसे हमारी फाइनेंशियल कैपिटल क्या है पता है किसी को? मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। हमारी फाइनेंशियल कैपिटल जो है वो बताओगे आप, और यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट जो यूएसए का है वो वॉल स्ट्रीट है, जहाँ पे पूरा स्टॉक मार्केट वहां पे काम करता है, ठीक है। तो ये स्टार्ट हुआ था 1929 में। 1929 में जब ये स्टार्ट हुआ था तो इसने पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट को क्रैश कर दिया था। क्यों करा था वो हम लास्ट में रीजन जान लेंगे, ठीक है ना। स्टॉक मार्केट पूरा का पूरा क्रैश हो गया था बुरी तरीके से। जो आपके जितने भी कैपिटलिस्ट थे जो इकोनॉमी को चलाते थे, ठीक है, जो जितने भी बड़े बिजनेस टाइकून्स थे, एंटरप्रेन्योर्स थे, वो सारे के सारे उनके स्टॉक्स गिर गए थे। स्टॉक मार्केट क्रैश होना, आप लोग स्टॉक मार्केट जानते हो क्या होता है? स्टॉक मार्केट कैसे फंक्शन करता है, ठीक है। वैसे आपके सिलेबस में नहीं है बट थोड़ा सा बताता हूं। जो हम शेयर्स में पैसा लगाते हैं, स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं, ठीक है ना, वो डायरेक्टली उनके जो भी कंपनी के आप लगाते हो, मान लो रिलायंस के स्टॉक्स में पैसा लगाते हो, आजकल रिलायंस बड़ा अच्छा चल रहा है, रिलायंस के स्टॉक्स में पैसा अगर आप लगाते हो तो जैसे आप देख रहे हो कि भाई अच्छी ग्रो कर रही है कंपनी, बढ़िया चल रही है, इसके स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं, अच्छा रिटर्न मिलेगा, डिविडेंड बढ़िया मिलेगा, ठीक है। तो पैसा लगाते हैं तो डायरेक्टली वो पैसा कहां पे लगता है? कंपनी के स्टॉक पे लगता है, ठीक है। उस कंपनी के स्टॉक में लगेगा वो पैसा, और स्टॉक जब वो ऑफ कोर्स वो कंपनी अगर अच्छा कर रही है तो अच्छा सामान बिक रहा होगा, उसका जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है वो बढ़िया चल रहे होंगे। तो जब वो बढ़िया चलेंगे तो वो हाई प्रॉफिट यील्ड करेंगी, और जब वो हाई प्रॉफिट यील्ड करेंगी तो जो आपने पैसा लगाया उस पर आपको भी डिविडेंड देंगी, ठीक है ना। इजी वर्ड्स में बता दिया मैंने आपको, ऐसे प्रोसेस तो बहुत होते हैं। तो रिलायंस में आपने पैसा लगा दिया तो आपको भी क्या मिल जाता है? डिविडेंड मिल जाता है उससे, ठीक है। वो खुद तो बहुत करोड़ों में पैसा कमाते हैं, हमें थोड़ा 1000, 2000, 3000 ऐसे दे देते हैं शेयर्स में, ठीक है, और हम खुश हो जाते हैं, और है भी ठीक है, अगर रिटर्न अच्छा मिल रहा है तो अच्छी बात है, ठीक है। अगला आता है पॉइंट्स बिगेन विद स्टॉक मार्केट क्रैश। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट जो था क्रैश हो चुका था, ठीक है। एंटरप्रेन्योर्स का जो स्टॉक मार्केट जो था उसमें बिल्कुल भी अब मतलब डिमांड नहीं हो रही थी, या फिर बहुत प्रॉब्लम आ गई थी। मतलब इस तरीके से आके की हालत हो गई थी कि जो हमारे मार्केटियर्स थे, या फिर जो तुम्हारे कैपिटलिस्ट थे, जो पूरा का पूरा वॉल स्ट्रीट वहां के फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट को चलाते थे, उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी दोबारा मार्केट में कदम रखने की। इतना भयंकर किस्म से डिप्रेशन आया था, ठीक है ना। ग्रेट, इसीलिए इसका नाम है द ग्रेट डिप्रेशन, और ये हिस्ट्री का बहुत सबसे भयंकर हिस्ट्री, पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री में सबसे भयंकर ग्रेट डिप्रेशन है, ठीक है। सबसे लॉन्गेस्ट वाइड स्प्रेड डिप्रेशन था 20th सेंचुरी का, ठीक है ना। इससे बड़ा डिप्रेशन कभी नहीं आया। इट वाज द लॉन्गेस्ट वाइड स्प्रेड डिप्रेशन, सबसे लंबा डिप्रेशन रहा था, जो कि हमारे बिल्कुल मतलब इसने तहस नहस नस्ता नाबूद करके रख दिया था बिल्कुल, ठीक है ना। उसके बाद आता है ओरिजिनेटेड इन यूएसए। जैसा कि मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ, वॉल स्ट्रीट नेम जो है फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, बार बार बोल रहा हूँ, वो यूएसए में ही है, मैनहट्टन में है,
ठीक है, मैनहट्टन, लोअर मैनहट्टन में कहाँ पे ऐसे ऐसे कुछ जगह है, ठीक है, मैनहट्टन में है वो जगह, ठीक है ना। फाइनेंशियल जो हमारी कैपिटल, सॉरी फाइनेंशियल कैपिटल नहीं, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट जो है यूएस की। वर्ल्ड जीडीपी फेल बाय 15%, जो पूरी की पूरी वर्ल्ड जीडीपी थी कहां गिर गई, 15% से गिर गई। और ये याद रखना कि इसने जब ये यूएसए में ओरिजिनेट हुआ तो सिर्फ यूएसए को इफेक्ट नहीं किया, पूरे वर्ल्ड को अफेक्ट किया, ठीक है। वेस्टर्न जो मार्केट है पहले से ही फाइनेंशियली वैसे स्ट्रांग रही है और पूरा का पूरा ये मतलब जो कुछ ना कुछ इफेक्ट आता ही है। अगर यूएसए में आज भी कुछ हो जाता है, मतलब ऐसे स्टॉक मार्केट में कुछ प्रॉब्लम आएगी तो पूरे के पूरे वर्ल्ड में उसका इफेक्ट आएगा ही आएगा। चाहे आप कहीं से भी कहीं भी देख लेना, कोई सा भी मार्केट क्रैश उठा के देख लेना या डिप्रेशन उठा के देख लेना, ठीक है। उस अगर यूएसए में हल्का सा भी फर्क पड़ा है तो पूरे के पूरे वर्ल्ड में फर्क पड़ता है, ठीक है ना। क्योंकि यूएसए एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है और सबसे ज्यादा जीडीपी कमाती है, ठीक है, और उसकी एक्सपोर्ट भी बहुत तगड़ी है, ठीक है ना। अच्छी टेक्नोलॉजी है, बहुत अच्छी कंट्री है। वर्ल्ड जीडीपी जो थी कितने में गिर गई, 15% से गिर गई थी पूरे वर्ल्ड की जीडीपी। अगर मैं आपको बताऊं 1% से भी जीडीपी गिर जाती है ना, बड़ा हल्ला मच जाता है, बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं लोग कि भाई गिर गई जीडीपी गिर गई। तो 15% से 1% तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, पॉइंट्स में गिर जाए, अगर 0.5% गिर जाए तो भी बहुत हल्ला हो जाता है कि भाई जीडीपी गिर गई, ये हो गया, ठीक है। सरकार में जो गवर्नमेंट होती है बहुत हल्ला मच जाता है, ठीक है ना। तो वर्ल्ड की 15% गिरी होगी, आप सोच सकते हो कितना बड़ा नुकसान हुआ होगा पूरे के पूरे वर्ल्ड को, ठीक है, पूरे के पूरे वर्ल्ड को। वर्ल्ड जीडीपी की बात हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं पूरा वर्ल्ड अफेक्ट हुआ है। वर्ल्ड जीडीपी की बात हुई है, 15% से गिरी थी, ठीक है। अब इसका रीजन जान लेते हैं, बाकी आप मुझे पक्का पता है कि आप लोग पढ़ोगे इसके बारे में, बहुत इंटरेस्टिंग है, पढ़ के देखना, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। जिन्हें शेयर्स वगैरह में इंटरेस्ट है या जिन्हें इन चीजों में इंटरेस्ट है ना, तो पढ़ के देखना इसे। तो देखो रीजन, इसका रीजन ये था लो डिमांड। मार्केट में क्या थी, लो डिमांड थी, लोग डिमांड ही नहीं कर रहे थे गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है ना। लोग गुड्स एंड सर्विसेज डिमांड नहीं कर रहे थे और इन्वेस्टमेंट बरकरार थी। ओवर इन्वेस्टमेंट होती गई और एक टाइम आया जब वो इन्वेस्टमेंट होते होते ओवर इन्वेस्टमेंट कब बन गई पता ही नहीं चला, है ना। इन्होंने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया कि डिमांड लो है और इन्वेस्टमेंट चलती गई मार्केट में। और जब इन्वेस्टमेंट चलती रही तो लो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट आएगा ही आएगा। जब डिमांड ही नहीं आ रही है, जब मार्केट में डिमांड ही नहीं है, पैसा कहां से जनरेट करेगी इकोनॉमी के पास पैसा जनरेट करने के लिए कोई स्रोत ही नहीं है, कोई सोर्स ही नहीं है, ठीक है ना। तो लो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो गया, एम्प्लॉयमेंट भी कम हो गया, ठीक है ना। जब पैसा ही नहीं है लोगों को देने के लिए, कहां से एम्प्लॉय करेंगे, जो थे उन्हें भी ले ऑफ कर दिया। जैसे कि अभी आपने पेंडेमिक के टाइम पे भी देखा होगा कितना इकोनॉमी गिरी थी, उस टाइम पे भी बहुत सारी कंपनीज थी, बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस थे जिन्होंने अपने एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर दिया था। थोड़े टाइम के लिए तो खैर कर ही दिया था, अगर हमेशा के लिए नहीं तो, और कुछ ने तो हमेशा के लिए भी कर दिया था कि क्योंकि अब उनकी हिम्मत, जो छोटे छोटे एंटरप्राइजेस थे, छोटी कंपनीज थी, क्योंकि इतना भयंकर जो है वो 3-4 महीने 7-8 महीने जो बंद रहे, उनके पास कुछ प्रॉफिट्स नहीं आए, ठीक है ना। तो उनकी हिम्मत अब दोबारा नहीं हो रही है कि मार्केट में कैसे आए, क्योंकि इतना ज्यादा मुश्किल हो चुकी है। जो प्रॉफिट्स होता था, छोटे छोटे एंटरप्राइजेस तो बिल्कुल कुचले जाते हैं इसमें, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट कम होगा तो लो लेवल ऑफ आउटपुट होगा, क्योंकि एक फैक्ट्री में जब एम्प्लॉयमेंट मतलब लोग ही कम होंगे तो प्रोडक्शन करेगा कौन, ढंग से प्रोडक्शन हो नहीं पाएगी। अगर एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा तो मान लो अगर पहले 100 यूनिट्स की प्रोडक्शन होती थी तो अब 50 यूनिट्स मान लो, ठीक है, या 60 यूनिट्स मान लो, प्रोडक्शन भी कम हो गई, आउटपुट कम हो गया, ठीक है ना। तो आउटपुट भी कम होगा तो उससे इनकम कम होगी। जब आउटपुट ही कम होगा इकोनॉमी के अंदर तो इनकम लोगों की कम होगी कि नहीं होगी, साफ सीधी सी बात है यार, इनकम भी कम होगी। आउटपुट ही कम जनरेट हो रहा, सामान कम बिक रहा, तो इनकम भी कम होगी और इनकम कम होने की वजह से डिमांड भी फिर से कम हो जाएगी, ठीक है ना। और ये सर्कल ऐसे चलता रहता है। अगर आप चाहो तो मैं इसे सर्कल में ही बना के दिखाता हूं आपको। ये कुछ इस तरीके से हुआ था, लो डिमांड, ठीक है, लो डिमांड होने की वजह से, ठीक है, और फिर ओवर इन्वेस्टमेंट। मेरी राइटिंग यहाँ पे थोड़ी गंदी हो रही है। ओवर इन्वेस्टमेंट चलता रहा और वो कब ओवर हो गया पता नहीं चला, ठीक है। उसके बाद आपका लो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उसके बाद आपका लो लेवल ऑफ आउटपुट, लो लेवल ऑफ आउटपुट की वजह से लो इनकम,
और लो इनकम की वजह से फिर से लो डिमांड, और ये चरखा चलता गया ऐसे, और बहुत टाइम तक ये चलता गया, ये पूरा का पूरा ये पहिया घूमता गया ऐसे। अब शायद आपको और अच्छे से समझ में आ गया होगा। So guys, I hope आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो एक बार फिर से देखना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो that's all for today's lecture guys। तो इस वीडियो में जो भी पढ़ाया आप अच्छे से पढ़ लेना, नोट्स भी तैयार कर लेना, ठीक है। So all I want you is to subscribe my channel, okay, share, like and comment, because your comments and your suggestions help me to do way better on this platform. Thank you guys, thank you so much.